हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैन एंड ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। एंड स्टूडेंट्स, इस समय हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की, जो हमारी मैथ्स की देवी जी हैं, आदरणीय एनसीईआरटी जी। उनको हम स्टडी कर रहे हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं, उनसे कॉन्सेप्ट लर्न करते हुए सवालों को सॉल्व करने का हमारा सिलसिला जारी है। अब तक हम आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं और अब हम आ गए हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग से चैप्टर के दूसरे पड़ाव की तरफ, जिसका नाम है, हम लोग डेटा हैंडलिंग चैप्टर का नाम है और हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें क्या, पाई चार्ट्स के बारे में। तो पाई चार्ट और सर्कुलर चार्ट दो नाम है इसके, इनके बारे में हम पूरा इस वीडियो में स्टडी करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसे बनाना सीखेंगे, फिर सवालों को सॉल्व करते हुए अपने इस पूरे पार्ट को खत्म करेंगे हम आज। चलिए, समय बर्बाद करने से बेहतर है हम पढ़ाई करें। आपको ये पेन दिख रहा है? यदि हाँ तो एक दबाइए, यदि ना तो दो दबाइए। और अपने पेन पेपर के साथ बढ़िया सा, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है वैसे तो यहाँ पे, और पेन पेपर के साथ तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट। आपकी स्क्रीन पे आपको दो उदाहरण दिख रहे हैं पाई चार्ट के, ठीक है। एक तरफ है, आपको बता रहा है कि एक बच्चे ने अपना पूरा दिन किस तरह से व्यतीत किया, उसके बारे में जानकारी देने के लिए एक इस तरह का चार्ट बनाया गया है। दूसरा आपको बता रहा है कि एक शहर में किस उम्र के कितने लोग हैं। अब यूं देखा जाए तो ये दोनों जानकारियां आप आसानी से एक बार ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। एग्जाम्पल, जैसे यहां पे बच्चा क्या कर रहा है, दिन में 8 घंटे सो रहा है, स्कूल जा रहा है 6 घंटे, खेल रहा है 3 घंटे, बाकी काम कर रहा है 3 घंटे और होमवर्क कर रहा है 4 घंटे। इस जानकारी को मैं आसानी से थ्रू बार ग्राफ भी बता सकता हूं। यहां पे जो बच्चे हैं भाई, तो 0 से 14 साल के बच्चे कितने हैं? 30,000 हैं। 60 साल से ऊपर वाले कितने हैं? 20,000 लोग हैं। और 15 से 60 साल के बीच में कितने? 50,000 लोग हैं। तो इस जानकारी को टेबल के थ्रू या फिर बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना भी पॉसिबल है, परंतु किंतु इस तरीके से बनाकर मैं ये बता रहा हूं कि कैसे एक बच्चा अपने पूरे समय को, मतलब पूरे दिन को उपयोग कर रहा है, ठीक है। हो सकता है अगर इसी को मैं एक बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो व्यक्ति को यह लगे कि शायद यहां पे कुछ जानकारी मिसिंग है, मतलब 24 घंटे हुए कि नहीं, तो उसको जोड़ के चेक करना पड़ेगा कि 24 घंटे हुए या नहीं। परंतु यहां पे जैसे ही मैंने दिखाया कि मेरा सर्कल पूरा भरा हुआ है, तो मतलब ये दर्शाता है कि यहां पे सब कुछ कवर हो गया है। उसी तरह जब मैं यहां पे देख रहा हूं तो पूरा सर्कल भर गया है, मतलब समझ में आ रहा है कि सारी जनसंख्या कवर हो गई है। तो सर्कुलर चार्ट और पाई चार्ट इस तरीके से हमें अच्छे उपयोग में ला सकते हैं कि ये जो जानकारी प्रेजेंट करते हैं वो पूरी जानकारी सम्मिलित हो गई है एक ही जगह पे, इसलिए इनको बनाया जा रहा है। हम थोड़ी और इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स आर कॉल्ड सर्कुलर ग्राफ। तो आपको एग्जांपल दे दिया हमने, अब इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं क्या होता है अ सर्कल ग्राफ। अ सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट, ठीक है। ये जरा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना क्या बोल रहा है। वो एक रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? होल मतलब पूरे हिस्से, होल मतलब पूरे में और उसके हिस्सों में। उदाहरण के तौर पे यहां पे आपके पास पूरे हैं 24 घंटे, ठीक है। उसमें से कितना हिस्सा, कितना पार्ट सोने में जा रहा है, ये आपको दिख रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि व्यक्ति अपने पूरे 24 घंटे का काफी बड़ा हिस्सा सोने में व्यतीत कर रहा है, ठीक है। यहां पे अगर आप देख लेंगे तो जब आप इसको देखते हैं तो उसका एक हिस्सा है ये 15 से 30 वाली, 60 वाली जनसंख्या। तो आप ये आसानी से कह सकते हैं कि ये पूरी जो आधी जनसंख्या है वो किस उम्र की है? 15 से 60 वर्ष की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या बता रहे हैं, आप यहां पे पूरी जनसंख्या, ठीक है, पूरी जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन का संबंध बता रहे, रिलेशन बता रहे हैं किससे? 15 से 60 वर्ष की आयु वाले लोगों से। तो यहां आपने इन दोनों का रिश्ता बता दिया, इन दोनों का संबंध बता दिया। यहां पे आपने दिन के पूरे 24 घंटे, तो दिन के 24 घंटे और सोने में व्यतीत घंटों के बीच में, सोने में स्पेंट घंटे, मतलब कितने घंटे आपने सोने में स्पेंट किए, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। यदि मैं इस हिस्से की बात करूं तो क्या आपको यह समझ में आया
यस सर, कहीं कोई शंका मन में? तो सर्कल ग्राफ क्या करता है, आपके अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस को, मतलब पार्ट्स को पूरी जानकारी से क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है वो बताता है। मतलब यहां देख के आप बोल सकते हैं आसानी से कि जो बच्चा है वो खेलने में काफी कम समय व्यतीत करता है, दिन के 3 ही घंटे खेल रहा है, काफी छोटा पोर्शन है, और उसके दिन के 6 घंटे कहां जा रहे हैं, स्कूल में, मतलब काफी बड़ा समय उसका कहां जा रहा है, स्कूल में जा रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जितना वो खेल रहा है उसका डबल वो स्कूल जा रहा है और दूसरे काम भी कर रहा है। अब यहां पे हेयर द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। आपने पूरा जो सर्कल है, जो कंप्लीट सर्कल है, उसको आपने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और हर एक हिस्सा कुछ जानकारी आपको मुहैया करा रहा है कि भाई इस हिस्से से हमें यह जानकारी मिल रही है, उस हिस्से से हमें यह जानकारी मिल रही है। तो इन अलग अलग पार्ट्स को आप क्या कहते हैं, सेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर्स। ठीक है, द साइज ऑफ ईच सेक्टर, मतलब हर एक हिस्से का साइज इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सोने में 12 घंटे बिता रहा है परंतु पाई चार्ट में आपने सिर्फ 8 घंटे दिखाया, नहीं। यदि वो 12 घंटे बिताएगा तो आप 12 घंटे दिखाएंगे, यदि वो 6 घंटे बिताएगा तो आप 6 घंटे दिखाएंगे। तो यहां पे जो ये इनका एंगल है कि मतलब ये कितने बड़े या छोटे होंगे, वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है उनकी वैल्यू से। मतलब 8 घंटे का जो एंगल है वो कैसे आया है, वो 8 घंटे का एंगल 24 घंटे के साथ एडजस्ट करके प्रोपोर्शनल में लाके उसके बाद निश्चित किया गया है। ठीक है, वो हम पूरा सीखेंगे कैसे ये एंगल बनते हैं और कैसे पाई चार्ट बनाया जाता है। पर अभी के लिए आपको ये समझना है कि जितना हिस्सा ये कवर कर रहा है उतना हिस्सा ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई दिन का इतना हिस्सा सोने में जा रहा है। ठीक है, तो जो भी जानकारी वो बता रहा है उस जानकारी के हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाता है। ऐसे ही रैंडमली नहीं बनाया जाता है कि भाई स्लीप को हम इतना बड़ा बना देंगे, होमवर्क को हम इतना बना देंगे, ऐसा कुछ रैंडमली नहीं चल रहा है। कुछ इसके पीछे मैथ्स का गणित है, मतलब मैथ है जो कि आपको समझनी है अभी आगे चलकर। ठीक है, चलिए सर्कल ग्राफ का जो कॉमन नाम है तो ज्यादा अच्छे से सुनाया जाता है वो है, क्या नाम है इसका, पाई चार्ट। क्या नाम है, पाई चार्ट। तो आप इनको ज्यादा उपयोग में पाई चार्ट के नाम से जानते हैं, सर्कल ग्राफ कम लोग बोलते हैं इसे। चलिए, तो ये हमारी थोड़ी सी थ्योरी हो गई, हम आगे इसको आगे बढ़ाते हैं और हम देखने का प्रयास करते हैं कैसे ये सब बनते हैं। चलिए, अब यहां देखिए, एक ये ट्राइडिस का सवाल है हमारे पास जो हमें थोड़ा सा स्टडी करना है, तो पढ़ लेते हैं क्या दे रहा है सवाल में कि ईच ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट्स, ठीक है, यहां पे 3 पाई चार्ट गिवन है, गिव यू अ डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्लास। ठीक है, तो आपकी क्लास में बहुत सारी जानकारी है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग जानकारी दी हुई है और सेम ही पाई चार्ट में, तब सेम ही तरीके से बनाए लेकिन जानकारी अलग है। तो ये आपको बेसिकली दर्शाना चाह रहा है कि भैया किस तरीके से जानकारी बनाई जाती है। आपको क्या करना है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, मतलब कि कितना इसका वैल्यू है ये आपको बताना है। उदाहरण के तौर पे जो पहला चार्ट है वो क्या बता रहा है, वो गर्ल्स और बॉयज के बीच में कंपैरिजन बता रहा है। ठीक है, गर्ल्स कितनी है 50%, बॉयज कितने हैं 50%। तो अगर मैं इसको कहना चाहूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि गर्ल्स का पूरी कितना फ्रैक्शन बताना है आपको, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, तो गर्ल्स का पूरे उसमें क्या कनेक्शन है, तो देखो मतलब क्या कंट्रीब्यूशन है, तो कितनी गर्ल्स हैं 50%, टोटल कितना है सर 50 ऊपर 50 नीचे तो 100%, मतलब आधा हिस्सा है गर्ल्स का। अब जब आप बॉयज का निकालेंगे तो सर बॉयज के लिए था 50%, टोटल है 100%, तो जब आप इसको भी कैंसिल करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी आधा। क्या आपको यह समझ में आया, यस सर। तो बॉयज हैं आधा और गर्ल्स हैं आधा आधा। ठीक है, दोनों का आधा आधा एरिया है, मतलब जितने बॉयज हैं उतने ही गर्ल्स हैं क्लास में। मतलब अगर क्लास में कोई आपको पूछेगा कि 48 बच्चे हैं तो बता सकते हो बॉयज कितने होंगे, हाँ सर 50% आधा हिस्सा अर्थात कितने हो जाएंगे 24 बच्चे, और गर्ल्स कितने 24 हो जाएंगी। चलिए सेकेंड देखते हैं, ट्रांसपोर्ट टू स्कूल, मतलब स्कूल आने का जरिया, बस से, ट्रक से, ट्रेन से, शिप से किससे आते हैं बच्चे, वो बता रहा है कि तो 40% बच्चे किससे आते हैं, बस से आते हैं, बिल्कुल ठीक। 40% वॉक करके आते हैं, 20% साइकिल से आते हैं। अब
आपको यदि पूछा जाए कि फ्रैक्शन में बताइए कितने बच्चे कैसे आते हैं, तो कैसे निकालोगे? सर वॉक से आते हैं 40 बच्चे, टोटल कितने आते हैं? तो 40 40 20 मतलब 100 बच्चे। तो इसको जब आप निकालोगे 2 से कैंसिल करके, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। सिमिलरली बस या कार से आने वाले 40% बच्चे, टोटल हैं 100%, तो ये हो जाएगा 2/5। इधर पे साइकिल से आने वाले 20%, टोटल है 100, तो मतलब 1/5। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो वॉक वाले 2/5 क्या फ्रैक्शन है? वॉक वाले 2/5, बस या कार वाले 2/5 और साइकिल वाले 1/5। तो यहां क्या हुआ? ये हमने फ्रैक्शन निकाला किस किस का? वॉक करने का, बस से जाने का और साइकिल से आने का। अगला, अब ये यहाँ पे लव या हेट मैथमेटिक्स, तो ये भी अब उन्होंने पूछ लिया कितने बच्चों को मैथ अच्छी लगती है, कितनों को नहीं लगती है। तो क्लास में ऐसे 85% बच्चे हैं जिन्हें मैथ अच्छी लगती है। सर आपको कैसे पता? यहां तो कहीं लिखा नहीं है। देखो 15% है मैथ्स को हेट करने वाले, ठीक है। टोटल कितने होंगे? सर क्योंकि सारे बच्चे सम्मिलित हैं तो टोटल होंगे 100, ठीक है। इसमें से मैथ्स को हेट करने वाले कितने हैं? 15, तो वो हमने कर दिए माइनस। तो बचे कितने? 85 बचे। और ये 85 कौन से होंगे? वे जो मैथ्स को प्यार करते हैं, मैथ्स से लव करते हैं। जो 15% हेट भी करते होंगे वो भी बेचारे, क्योंकि थोड़ी बहुत समझ नहीं आती इसलिए हेट करते होंगे, उनको भी समझ आ जाए तो 100 के 100% मैथ्स को लव करेंगे, क्योंकि मैथ्स से कौन मोहब्बत नहीं कर सकता, ठीक है। तो समझने की बात है, अच्छे से पढ़ोगे तो मैथ्स को भी प्यार करोगे। तो 85% कितना हो जाएगा? तो सर 85/100 ये हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि टोटल है कितना? 100% है, ठीक है। तो 85 का 100 से जब आप निकालोगे तो 5 से कैंसिल करोगे, 5 1 जा 5, 35, 5 7 जा 35 और नीचे आ जाएगा 20। और इधर पे 15 का हो जाएगा 15/100, मतलब अगर 5 से कैंसिल किया तो 3/20। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो गर्ल्स बॉयज जब 50-50 थे 1/2 1/2, जब 40-40 20 थे तो 2/5 2/5 और 1/5। जब यहां पे केवल एक का परसेंट दिया था, हमने दूसरे का परसेंट निकाला कितना? 85, और फिर निकाल दिया उनका फ्रैक्शन, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जब आप बोलते हो 15%, ठीक है, देखो यहां पे 15%, ठीक है। पर का मतलब होता है डिवीजन, तो 15, ठीक है। पर का मतलब डिवीजन, पर सेंट का मतलब होता है 100, तो 15/100, और वही मैंने यहां पे लिखा। तो जब ये 15/100 है तो दूसरा कितना होगा? बचा हुआ हिस्सा, मतलब 85/100। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए अब अगला देखते हैं हमारे पास क्या सवाल है। एक और है, ट्राई दिस का सेकेंड पार्ट है। क्या बोल रहा है आपसे कि आपको पाई चार्ट को देखते हुए इन सवालों के जवाब देने हैं। चलिए, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर व्यूड द मोस्ट? कौन से प्रोग्राम सबसे ज्यादा देखे जाते हैं? आपको वैल्यू दी ही नहीं है कि कितने लोग एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, कितने लोग स्पोर्ट्स देख रहे हैं, कितने लोग न्यूज देख रहे हैं, कितने लोग इंफॉर्मेटिव देख रहे हैं। हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता। हम खाली देख के बता सकते हैं कि भाई साहब सबसे बड़ा हिस्सा मिल रहा है किसको? एंटरटेनमेंट को। तो कौन सा सबसे ज्यादा व्यू होगा? एंटरटेनमेंट वाला हिस्सा, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा हिस्सा उसी के पास है। मतलब सीधी सी बात है कि सबसे ज्यादा जनता उसी को देखती है, तभी उसका हिस्सा सबसे बड़ा है। विच 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैव नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल टू दोज वॉचिंग स्पोर्ट्स चैनल? जितने लोग स्पोर्ट्स देख रहे हैं, कितने लोग स्पोर्ट्स देख रहे हैं? 25%। उसके बराबर कौन से 2 अलग टाइप के चैनल है जो लोग देख रहे हैं? सर 25 है न्यूज स्पोर्ट्स का। अब आप न्यूज और इंफॉर्मेटिव को देखेंगे तो 15 है और 10 है। तो जब आप 15 और 10 को जोड़ते हैं तब भी 25 आता है। मतलब वो लोग जो कि न्यूज और इंफॉर्मेटिव देख रहे हैं, उनकी संख्या और स्पोर्ट्स देखने वालों की संख्या बराबर है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? विच 2 टाइप्स? तो कौन से हैं वो 2 टाइप्स? न्यूज एंड इंफॉर्मेटिव। सर ये इंफॉर्मेटिव का मतलब कौन से चैनल हो गए? अरे भाई डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी साइंस, जहां पे आपको जानकारी मिलती है, तो उस टाइप के चैनल हो गए इंफॉर्मेटिव। न्यूज वाले आपको पता ही है, स्पोर्ट्स के पता है, एंटरटेनमेंट के पता है, जैसे केबीसी वगैरह जिसपे आता है, तारक मेहता जिसपे आता है। तो ऐसे वाले चैनल हो गए एंटरटेनमेंट के, बाकी सारे आपको बता दिए मैंने। तो न्यूज और इंफॉर्मेटिव को जब आप जोड़ेंगे, इन दोनों को देखने वाली जनसंख्या कितनी है? 15 और 10, मतलब हो गए 25। और यही बराबर है, इक्वल है किसके? यही बराबर है किसके? स्पोर्ट्स देखने वाले चैनल्स के बराबर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर।
कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो चलिए ये सवाल हो गए सॉल्व, स्क्रीन करते हैं क्लियर। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपको पाई चार्ट बनाने हैं। तो पाई चार्ट कैसे बनाते हैं आप? तो यहां पे देख लीजिए, आपको बता रहा है चॉकलेट, वनीला और अदर फ्लेवर की कितनी कितनी आइसक्रीम खाई जाती है। ठीक है, 50% बच्चों को कौन सी आइसक्रीम पसंद है? चॉकलेट वाली। वनीला वाली कितनों को पसंद है? 25% को। अदर फ्लेवर कितनों को पसंद है? 25% को। तो अब अगर बिना कुछ किए भी अगर मैं बनाने का प्रयास करूं तो कुछ यूं बनेगा ये कि ये है हमारा सर्कल। ठीक है, अब पूरा टोटल कितना होगा? पूरा टोटल होगा 100, क्योंकि भाई तीनों को जोड़ोगे तब भी आ रहा है 100, और हमारा पूरा टोटल होता है कितना? 100%। हमने कितनी बार देख लिया अभी। ठीक है, तो पूरा है 100, इसमें से 25 किसके, 50 किसके पास है? एक ही आइसक्रीम के पास है। तो आधा हिस्सा देखो, मैंने क्या किया, मैंने बनाया अपना डायमीटर और आधा हिस्सा दे दिया किसको? चॉकलेट को। तो आधा हिस्सा दे दिया चॉकलेट को। अब बचे हुए हिस्से को भी 25-25, मतलब कितना बचा हुआ? कितना है? 50% है, क्योंकि 50 तो इसके पास चला गया, तो इन दोनों के पास मिला के बचा 50, जिसमें से 25 है इसके पास, 25 है इसके पास। मतलब जो मिला, जो बचा हुआ मिला, उसका भी आधा आधा हो रहा है। तो आधा है वनीला के पास और आधा है अदर फ्लेवर्स के पास। तो आधा गया वनीला के पास और आधा गया अदर फ्लेवर्स के पास। तो कुछ इस तरीके से हम अपना पाई चार्ट बना सकते हैं। क्या क्या था हमारे पास? चॉकलेट, वनीला और अदर फ्लेवर। तो चॉकलेट को गया आधा, फिर जो बचा था वो था 25%, तो आधा, एक आधा इसके पास, एक आधा उसके पास, जो बचे हुए का था उसका। अगर आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, 50/100 1/2, 25/100 हो जाएगा 1/4, और यहां पे भी 25/100 1/4। कितना है यहाँ पे? 25/100, मतलब 1/4। यहां पे भी सेम होगा। ठीक है, यस सर। तो इसी के साथ ये सवाल हमने कर लिया है सॉल्व। बहुत ही आसान था, परंतु किंतु एक समस्या है। समस्या ये कि यहां तो अभी 3 ही थे, इसलिए आपने इतनी आसानी से कर लिया। ठीक है, पर यदि 5, 6, 7 होंगे तब कैसे ड्रॉ करना है, तो वो सीखने के लिए मैं इसी एग्जाम्पल को एक्चुअली पाई चार्ट कैसे बनते हैं उस प्रोसेस से सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब देखो पाई चार्ट ऐसे बनाए जाते हैं कि सबसे पहले जो सर्कल होता है उस पर ध्यान दें। इस सर्कल का आप मेजरमेंट कैसे निकालते हैं जरा मुझे ये बताएंगे? सर सर्कल का मेजरमेंट होता है उसका एंगल। बिल्कुल ठीक। तो सर्कल का एंगल कितना होगा सर? पूरा 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री बटना किसके बीच में है? तो वहां पे आपको चॉकलेट, वनीला और अदर फ्लेवर्स को दिखाना है। तो मतलब ये 360 को इन तीनों के बीच बांटना है। लेकिन कैसे? क्या ऐसे रैंडमली हम बोल देंगे भैया ये चॉकलेट का, ये वनीला का, ये अदर फ्लेवर्स का है? तो इसके अगर ऐसे रैंडमली बांट दूंगा तो लोग क्या समझेंगे? भाई चॉकलेट सबसे ज्यादा खाते हैं, फिर अदर फ्लेवर खाते हैं, वनीला कोई खाता ही नहीं है। लेकिन वनीला तो 25% लोग खा रहे हैं। तो सही जानकारी मुहैया कराने के लिए इस 360 का सही ढंग से बंटवारा करना पड़ेगा। अब वो बंटवारा कैसे होता है? तो सबसे पहले आप अपनी वैल्यूज को फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, कि भाई फ्रैक्शन में कितना हिस्सा होगा? तो 50% हो गया 1/2, 25% हो गया 1/4, 25% हो गया 1/4। तो ये हो गए फ्रैक्शंस। अब इन फ्रैक्शंस को आप किस में चेंज करते हैं? डिग्री में चेंज करते हैं, क्योंकि सर्कल के अंदर सब कुछ डिग्री के हिसाब से ही मेजर होता है। मतलब सर्कल के अंदर अगर मुझे बताना है कि चॉकलेट का कितना हिस्सा है तो मुझे सर्कल को डिग्री के फॉर्म में बताना पड़ेगा कि देखो सर्कल महोदय, इतना हिस्सा आपके पूरे 360 में से इतना हिस्सा चॉकलेट को दे दीजिए। तो बेसिकली अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहें तो एक तरीका ये हो सकता है कि 50 है चॉकलेट का, पूरा टोटल है 100, और इसको बंटना किस में है? तो 360 डिग्री के सामने बांटना है। तो 50, 100 कैंसल, ये 2 और ये 360 कैंसल, तो 180 डिग्री। तो यूं तो हमें ये वाली लाइन फॉलो करनी पड़ती है फ्रैक्शन वाली, पर कई बार हम जब एकदम निपुण हो जाते हैं इसको सॉल्व करने में तो डायरेक्ट यहां से यहां भी चले जाते हैं, कुछ इस तरीके से। तो एंगल कितने हुए? 180 हो गया चॉकलेट का, वनीला और अदर फ्लेवर्स का बराबर बराबर हो गया 90-90। तो अब क्या करोगे? सेंटर पे, ठीक है, आप बनाओगे एक स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आपका पूरा पाई चार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सेंटर से आप सर्कमफेरेंस तक लेगा एक लाइन जिसको आप बोलेंगे रेडियस। ठीक है, यहां से पहला एंगल मेजर करोगे कितना? 180 डिग्री। उसके बाद दूसरा एंगल मेजर करोगे कितना? 90 डिग्री।
और उसके बाद तीसरा एंगल 90 डिग्री, एक बार कंफर्म करने के लिए कि आपका पूरा पाई चार्ट सही बना है या फिर नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारे पास पूरा डायग्राम है, देखिए हमने पूरा सिस्टमैटिक वे में आपको समझाया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे टुवर्ड सर्कमफेरेंस, ये होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद पहला एंगल चॉकलेट का मेजर करेंगे, कितना, किसकी मदद से, प्रोट्रैक्टर की मदद से 180 डिग्री मेजर करेंगे। वैसे तो 180 डिग्री सीधी लाइन ही होती है, तो इसलिए आप सीधी लाइन भी बना सकते हैं, परंतु किंतु मेजर कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेजर करके 180 डिग्री आप सीधी लाइन बनाएंगे। मेजर कैसे करना है, बहुत आसान है। वो कंपास का जो लाइन है नीचे की, सॉरी प्रोटेक्टर का, जहां पे प्रोटेक्टर खत्म हो रहा है वहां पे नहीं, देखो प्रोटेक्टर में क्या होता है, एक ऐसी लकीर होती है जहां पे ऐसे लिखा होता है 0 या फिर सेंटर पॉइंट, उस जगह पे रखना है, यहां नीचे नहीं, ठीक है। जहां पे आपको सब कुछ एक लाइन में देखे, फिर यहां से आपको 180 मेजर करना है, तो ऐसे उड़ते हुए जाइए, देखिए वैल्यू कहां पे खत्म हो रही है, वहां पे मेजर कर दीजिए। डिपेंड करता है आप शुरू किस तरफ से कर रहे हैं। अगर आपकी लाइन इस तरफ से शुरू हो रही है तो यहां से देखते हुए जाइए जो वैल्यूज होंगी उनको, बट अगर इस तरफ से हो रही है तो उसके अंदर एक छोटी वैल्यूज होती है, उनको देखते हुए जाइए, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर ओन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटेक्टर, ठीक है। अब 180 हो गया, 180 बनने के बाद क्या चाहिए आपको, 90 चाहिए, तो यहां पे फिर 90 डिग्री मेजर करोगे। अगेन कंपास का उपयोग नहीं करना है, यहां पे आप प्रोटेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। तो 90 एकदम सीधे होता है, देखो वो पॉइंट होता है जहां 0 है उसके जस्ट ऊपर देखो सामने होता है, तो वहां पे आप इसको एक सीधी लकीर खींच के 90 डिग्री को भी कंफर्म कर देंगे। तो इससे आपको तीनों एंगल मिल जाएंगे आपके 180, 90 और 90। तो ये 3 स्टेप्स थे, जब आपके पास अभी 3 ही थी, ऐसे 7, 8, 10 वैल्यूज हो सकती हैं, तो हर एक को भी ऐसे ही बनाएंगे। पहले एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। हर कहीं कुछ भी करके लाइंस खींच के नहीं ड्रॉ करना है। तो कई बार बच्चे ऐसा करते हैं, यहां खींच दी, फिर एक लाइन यहां खींच दी, एक लाइन यहां खींच दी, एक लाइन यहां खींच दी, सब जगह पे एंगल नापने लगे अलग अलग, तो फिर आपका डायग्राम सही नहीं बनेगा, ठीक है, गलती हो सकती है। इसलिए एक ही स्टार्टिंग पॉइंट रखें और एक सर्कुलर शेप में आगे बढ़ते जाएं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है सबसे पहले कि एक पाई चार्ट दिया है आपको और आपको इसमें सवालों का जवाब देना है। फर्स्ट, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, किस चीज पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्सपेंडिचर हुआ है। आपकी मदद के लिए दोनों चीजें, क्या, एक तो आपको साइड में लिख के भी दिया है किसका कितना परसेंट है, तो आप पता लगा सकते हैं किस पे कितना परसेंट खर्च हुआ। दूसरा, आप जब उन एंगल्स को देखेंगे आपको समझ में आएगा कौन सा एंगल सबसे बड़ा है। जैसे यहां पे सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ये फूड का है, ठीक है। और आप जब देखेंगे वैल्यू भी 25%, तो सबसे ज्यादा खर्चे किस पे हो रहे हैं, फूड पर हो रहे हैं। किस पर, फूड। अगला प्रश्न, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू टोटल सेविंग्स। तो आपको सेविंग्स के बराबर वाला एक्सपेंडिचर ढूंढना है। तो पहली बात तो आप सेविंग्स एक्सपेंडिचर ढूंढिए, कहां पे है सर, ये रहा, कितना है उसका खर्चा। सर एंगल अगर हम मेजर करना चाहें तो एंगल है, वरना हमारे पास वैल्यू भी है 15%। तो आपको ऐसा खर्चा ढूंढना है जो कि 15 के बराबर होना चाहिए। तो यहां देखो 25, 10, 20, 5, 10, 15। तो एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन भी 15 है और आपका सेविंग्स भी 15 है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो मतलब आपको बराबर बराबर एंगल ही मिलेगा। इस तरफ 15, इस तरफ 15, तो कैलकुलेट करते समय आपका एंगल बराबर ही आया होगा। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए ठीक है, कैसे जज किया मैंने, जो यहां पे वैल्यू दी है कितना परसेंट है उसका उपयोग करके मैंने इन वैल्यूज का पता लगाया। दोनों बराबर, क्या बोला, सेविंग्स के बराबर, तो सेविंग्स है 15% और उसी के बराबर है स्टूडेंट एजुकेशन। क्या लिखा है यहाँ पे, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो यहां मैं लिख रहा हूं एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज द सेकेंड हाईएस्ट एक्सपेंडिचर। किसके बराबर, सॉरी, सेविंग्स के बराबर वाला एक्सपेंडिचर। एंगल जब आप मेजर करेंगे तो आप चाहें तो कर सकते हो, देख सकते हैं कि एंगल भी बराबर ही आएंगे दोनों के। वैसे दोनों देखने में भी लग रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो कितना है, दोनों का एंगल बराबर होगा। शायद 15 है तो मतलब कितना एंगल होगा, 15 डिवाइड बाय 100, क्योंकि टोटल है 100%, ठीक है, इंटू 360 करोगे तो आपको एंगल मिल जाएगा 3/20, 18 शायद 54 डिग्री। तो चेक करना एक बार, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, ठीक है। इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000,
व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। अब यहां पे आपको थोड़ा सा आपके ऊपरी माले का उपयोग करना है। क्या बोला आपसे सवाल में कह रहे हैं कि मंथली सेविंग्स कितनी है, तो मंथली सेविंग्स है फिलहाल के लिए कितनी, 3000 रुपए। ये है किस मामले में, ये है पैसों के मामलों में, ठीक, कितने रुपीज हैं, 3000। और परसेंटेज के मामले में कितनी है, सवाल में दिया है 15%, ठीक है। तो सेविंग्स की मेरे को दो जानकारी पता है, क्या कि भाई 15% है सेविंग्स, और रुपए के मामले में ये है 3000, ठीक है। 15% ऑफ व्हाट, ये सवाल है। तो मतलब कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि जो भी आपका सैलरी है, ठीक है, जो भी आपका सैलरी है उसका 15% है 3000। आप किसी भी सैलरी का 15% कैसे निकालते हैं सर, जो टोटल सैलरी है उसको मान लीजिए एक्स की इतनी सैलरी थी, उसका 15% निकालना है, तो 15% और ये दिया है 3000, तो x की वैल्यू हो जाएगी x इंटू 15 रहेगा, और ये 3 डिवाइड बाय जो 100 है वो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 हो गए, 15 जाएगा डिवीजन में, तो 3 लाख डिवाइड बाय 15, आप करेंगे इसको कैंसल, 15 2 जा होता है 30, तो आपकी वैल्यू आएगी 20,000। मतलब कि व्यक्ति की आय कितनी है, तो व्यक्ति की जो एक्सपेंडिचर कितना है, तो उसका एक्सपेंडिचर है 20,000 रुपए। इसमें से वो सेविंग्स कितना करते हैं, सेविंग्स है उनकी 15%, मतलब 3000। अब आपको बताना है कपड़ों पे कितना खर्चा किया होगा, तो भाई कपड़ों पे क्या है 10% खर्चा, टोटल कितना था 20,000, उसका हम क्या निकाल देंगे 10%। तो क्लोथ्स पे खर्चा कुछ यूं निकाल सकते हैं कि क्लोथ्स हो जाएंगे 10%, ठीक है। तो 20,000 का 10% कितना होगा, कैंसिल करने पे 2000 रुपए। अच्छा एक चीज यहां पे ध्यान देनी है, यहां पे सेविंग्स की वैल्यू दी थी और हमें टोटल वैल्यू निकालनी थी, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर निकालना था, तो हमने उल्टा किया, वहां पे एक्सपेंडिचर दिया था टोटल और हमें क्लोथ्स का निकालना था, ठीक है। तो यहां छोटे से बड़े गए इसलिए उल्टा किया, वहां बड़े से छोटे गए इसलिए मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि दोनों में अलग अलग तरीके से क्यों कैलकुलेशन की है। तो हमने पहले सेविंग की मदद से टोटल निकाला और फिर टोटल की मदद से क्लोथ्स का हिस्सा निकाला। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, नो सर। चलिए ये 3 सवाल हो गए सॉल्व, स्क्रीन कर रहा हूं मैं क्लियर। तो इस टाइप के सवाल आपको आ सकते हैं एग्जाम में, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, कृपया इनको ऐसे ना छोड़े। चलिए अब आपको करना क्या है, आपको एग्जाम्पल 2 में ये कुछ जानकारी दी है और इसके हिसाब से आपको एक पाई चार्ट बनाकर इस सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करेंगे सर, हमारे पास वैल्यूज दी है, परंतु पाई चार्ट बनाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा एंगल्स, क्योंकि एंगल से ही पाई चार्ट डिसाइड होता है। मतलब पाई चार्ट बड़ा है छोटा है, किसका कितना शेयर है, तो वो कैसे डिसाइड होता है, उसके एंगल से। तो बेसिकली अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी हर एक का एंगल निकालने के लिए, और एक बार एंगल निकल गया तो फिर हमारा काम आसान हो जाता है। कैसे करेंगे एंगल की कैलकुलेशन बताओ मुझे। तो 320 है हमारा किसका हिस्सा, ऑर्डिनरी ब्रेड का, इसमें से ये किसका हिस्सा है, टोटल मतलब किसका हिस्सा है 720 का, तो 320 डिवाइड बाय 720 आपको ये बता रहा है कि टोटल में से कितना इसके पास जाएगा, ठीक है। ये तो आपने किया ब्रेड का टोटल से कंपैरिजन, ठीक है। अब इसको एंगल में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, तो एंगल में चेंज करने के लिए आप इसको 360 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाएगी आपके एंगल की वैल्यू। एक बार फिर देखो, जो पूरा 720 है उसे पूरा 360 कवर करना है, ठीक है, और हर एक हिस्से का अपना अपना कुछ होगा हिस्सा, ठीक है, मान लीजिए x। तो आपको ये x जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आप पाई चार्ट नहीं बना सकते, क्योंकि एंगल्स नहीं होंगे तो फिर आप इनको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो अब करना क्या पड़ेगा, हमें ये पड़ता, जो कि मैंने यहां लिखा, एक बार दोबारा मैं लिख देता हूं कि 320 था ब्रेड का हिस्सा, वो टोटल किसके हिस्से से था, तो 720 में से था, 320 उसका, और इंटू आपने कर दिया 360 से, क्योंकि आपको 360 को डिवाइड करना है। तो ये बता रहा है कि किस चीज का कितना हिस्सा है, और ये मल्टीप्लिकेशन से हम उस हिस्से को एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां 0 से 0 कैंसिल, 32 72 8 से होंगे कैंसिल,
तो आई थिंक 8 4 जा होगा 32 और 8 9 जा 72 है ना, और 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36, 4 4 जा हो जाएगा 16, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 160 डिग्री है किसका वैल्यू, ऑर्डिनरी ब्रेड का। ऐसे ही जब आप नेक्स्ट निकालेंगे फ्रूट ब्रेड, तो फ्रूट ब्रेड का हिस्सा कितना है 80 है, किस में से, टोटल में से 720 में से, तो और इसको किसके रूप में ढालना है, तो इसको एंगल के रूप में ढालना है, इसलिए यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। तो 0 से 0 कैंसिल, 8 1 जा 8 9 जा 72, 9 और ये कैंसिल हो जाएगा 36, तो मतलब हो जाएगा 40, तो यहां पे आएगा 4 1 जा 4 मतलब 40 डिग्री। अगला 160 है केक और पेस्ट्री का, टोटल है 720 और गुणा कर देंगे 360 से, क्योंकि हमें इसके रूप में इसको बदलना है, एंगल के रूप में बदलना है। ये तो नंबर्स थे ना, नंबर्स को हम एंगल के रूप में बदलेंगे तभी तो पाई चार्ट बनेगा, तो वही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे कि नंबर्स को एंगल के रूप में बदलने का प्रोसेस। तो 0 से 0 कैंसिल, फिर से 8 2 जा 16, 8 9 जा 72, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 40 इंटू 2 हो जाएगा 80 डिग्रीज। अगला 120, तो 120 है आपका हिस्सा, 720 है कुल मिला के, ठीक है, और कन्वर्ट करना है इसको एंगल में, तो इंटू कर दिया 360 से, तो 0 से 0 कैंसिल, अब की बार 8 से नहीं तो आप 4 से कैंसिल कर दीजिए, कितना होगा 4 3 जा 12 और यहां हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 कितने जा 12 32, 4 8 जा 32 है ना, 18 1 जा और 18 2 जा होता है 36 20, तो 20 इंटू 3 हो जाएगा 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। चलिए और लास्ट में बचेगा 40, तो 40 डिवाइड बाय 720 एंड होल इंटू 360। अब ये कैसे होगा, तो यहां पे देखेंगे अगर आप, तो 8 5 जा इज 40, ठीक है, 8 9 जा 72, लेकिन साथ में एक जीरो भी है क्योंकि वो अभी हमने 0 0 कैंसिल नहीं किए थे, इसके पहले वाले सारों में हमने पहले ही 0 कैंसिल कर दिए थे, तो यहाँ 90 और 360 कैंसिल होंगे, 4 जा 90 4 जा वुड बी 360 एंड 9 4 जा हो जाएगा 5 4 जा हो जाएगा 20 डिग्री। ये आ गए हमारे पास सारे एंगल। एक बार आप इसको जोड़ के चेक कर लीजिए कि क्या 360 आ रहा है या फिर नहीं, तो 160 और 40 हो जाएगा 200, 200 और 80 हो जाएगा 280, 280 और 80 हो जाएगा 360, तो टोटल था 720। इस टोटल को हमने एंगल्स के फॉर्म में चेंज किया तो भी टोटल आना चाहिए 360 डिग्री। तो यहां पे हम कर रहे हैं ये हमारे कैलकुलेशन वाले पार्ट को इरेज, क्योंकि यहां हम बनाएंगे हमारा पाई चार्ट। अब पाई चार्ट कैसे बनेगा, तो जरा यहां ध्यान दे, सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक अच्छा सा सर्कल, थोड़ा बड़ा सा बनाए, ज्यादा छोटा ना बनाए ताकि गंदा ना दिखे, क्योंकि आपके एंगल्स मेजरमेंट जब आप करेंगे तो थोड़े 19-20 हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बड़ा सा सर्कल, जो कि सर्कल लग नहीं रहा है, ये शायद बेटर है, जी हाँ बिल्कुल। चलिए पहला एंगल है किसका, ऑर्डिनरी ब्रेड का, और उसका हिस्सा है 160 डिग्री। तो सेंटर पॉइंट से आप एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे और 160 डिग्री मेजर करेंगे यूजिंग योर डी या फिर प्रोट्रैक्टर या फिर आधा चांद। तो मान लीजिए 160 डिग्री यहां कहीं आएगा, ठीक है, कितना है ये है 160 डिग्री उदाहरण के तौर पे, शायद इसके आसपास है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। चलिए अगला है 40 80 60 20, तो आपने खत्म क्या किया, आपने खत्म किया इस वाली लाइन पे, यहीं से मार्क करेंगे। अगर आप 40 डिग्री, तो मान लीजिए यहां कहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 40 डिग्री। मार्क कैसे करेंगे, डी को आपके या तो आप नोटबुक को टिल्ट कर लीजिए या फिर आपके डी को वहां पे रख के ऐसे उल्टा मार्क करना है 40 डिग्री, ठीक है, वो ध्यान रखना कहां पे आ रहा है 40 डिग्री, वरना गलती होने के चांसेस हैं, ठीक है। एक बार मैं अगर दोबारा बनाऊं, कैसे रखेंगे हम डी को यहां पे स्टार्ट पॉइंट करेंगे, यहां पे स्टार्ट करेंगे और यहां पे मार्क करेंगे 40 डिग्री। तो आपका डी कहां रहेगा, तो आपका डी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो 0 है, उसको यहां पे रख के इस तरफ उल्टा आना है, नीचे की तरफ आना है, ठीक है। अगर आप नोटबुक को टेढ़ा कर पाए तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर ऐसे ही रख के करना है तो थोड़ा ध्यान रख के आप करें। चलिए ये हो गया कितना 40 डिग्री। अब नेक्स्ट है 80 डिग्री। देखो 80 डिग्री भी मेजर करेंगे, मान लीजिए यहां कहीं आएगा 80 डिग्री, ये कितना है, ये हो गया 80 डिग्री। इसके बाद 60 और 20 डिग्री, तो 20 बहुत छोटा है तो इतना कहीं मान लीजिए 20 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा है आपका 60 डिग्री और ये बचा हुआ हिस्सा ये है 20 डिग्री।
तो ये तो आपने एंगल्स मार्क कर दिए। अब कौन सी चीज क्या है वो भी लिख लेते हैं। तो भाई साहब ये है ऑर्डिनरी ब्रेड, तो मैं यहाँ पे ओ भी लिख रहा हूं। ये है फ्रूट ब्रेड, तो मैं एफ भी लिख रहा हूं। ठीक है, केक एंड पेस्ट्री है तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं केक एंड पेस्ट्री, सी एंड पी। बिस्किट है तो मैं केवल बिस लिख रहा हूं। ठीक है, बिस्कुट नहीं लिख रहा। अदर्स में मैं लिख रहा हूं केवल ओ, यहाँ पे लिख ही देते हैं अदर्स। चलिए, तो इस तरीके से कुछ आपका पाई चार्ट बनना चाहिए। अब आप चाहें, अगर आपके पास स्कूल में एग्जाम में टाइम हो तो इनको आप कलरिंग भी कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई मनाही नहीं है। परंतु समय है तो कृपया समय को व्यर्थ ना गवाएं। अगर आप चाहें, समय अगर कम है फिर भी आपको करना है, तो आप पेंसिल का उपयोग करके ऐसे कुछ पैटर्न बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आपने ऐसे लाइंस बना दी। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डिनरी ब्रेड। यहाँ पे आपने 40 डिग्री के लिए मान लीजिए आपने ऐसा कुछ शेडिंग कर दिया हल्का हल्का पूरे इलाके में। ठीक है, नीचे 80 डिग्री में मान लीजिए आपने इस तरीके से लाइन बना दी, तो वहां पे है वर्टिकल लाइंस, यहां पे है हॉरिजॉन्टल लाइंस, दोनों में फर्क होगा। ठीक है, आप चाहें तो इनका गैप भी कम कर सकते हैं। जैसे वहां पे गैप ज्यादा है, यहाँ पे गैप आप कम कर दिए, थोड़ा लगेगा इंसान को कि दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, 60 में मान लीजिए आपने ऐसे कुछ क्रॉस क्रॉस करके डिजाइन बना दिया। ठीक है, फटाफट जो जल्दी हो जाए, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ऐसा कुछ। यहाँ पे 20 में मान लीजिए आपने शेडिंग कर दी डार्क थोड़ी सी। ठीक है, दिखाने के लिए। क्या ये समझ में आया? तो वैसे तो बहुत गंदा काम है ये, परंतु करना तो पड़ेगा। तो इस तरीके से आप पूरा बना के अपने कार्य को संपूर्ण कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमें एक और पाई चार्ट बनाना है अब की बार। ठीक है, क्या है यहाँ पे एक्टिविटी दी है कि स्लीप के लिए 8 आवर्स, स्कूल के लिए 6 आवर्स, होमवर्क के लिए 4, प्ले के लिए 4 और अदर्स के लिए 2। अब आप जब पिछला सवाल देख रहे थे वहां पे आपको टोटल दिया हुआ था, यहाँ पे आपको टोटल पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो हम हर एक का पहले एंगल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद पाई चार्ट बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सर 8 आवर्स अ डे जाते हैं स्लीप में, तो 8/24 इंटू 360 डिग्री, ये हो गया हमारा कितना हमारे पास है, और फिर उसे एंगल में कन्वर्ट करने के लिए 360 से मल्टीप्लाई। तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 को जब आप 360 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। चलिए अगला 6 आवर्स फॉर स्कूल, तो 6 डिवाइड बाय 24 इंटू 360 डिग्री, कैलकुलेशन करिए। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 4 और ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया हमारा। किसके लिए? स्कूल के लिए। होमवर्क के लिए 4 घंटे, तो 4 घंटे और 24 घंटे इंटू करेंगे हम 360 से, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे 24 से कैंसिल मतलब 6, 36 को कैंसिल करेगा मतलब 60, तो ये हो गया 60 डिग्री के बराबर। अगला प्ले के लिए 4 घंटे, तो जब होमवर्क के लिए 4 हैं, प्ले के लिए भी 4 हैं, तो एंगल भी सेम होगा 60 60, इसलिए आपको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं। अदर्स के लिए 2 घंटे, वो कैसे निकालेंगे? तो 2/24 इंटू 360, तो 2 और 24 हो जाएंगे 12, 12 1 जा 12 3 जा, तो हो जाएगा यहां पे 30 डिग्री आपका जवाब। आप चाहें तो ऐसे भी वेरीफाई करते हैं कि प्ले के लिए जब आपके पास 4 घंटे, अदर के लिए 2 घंटे मतलब आधा, तो एंगल भी होना चाहिए आधा, तो 60 का आधा होता है 30। तो ये हमारी कैलकुलेशन, हमारा रफ पार्ट जिसको हम कर रहे हैं गायब, क्योंकि हमारे लिए एंगल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो एंगल्स हमने निकाल लिए, अब हम आसानी से पाई चार्ट बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपने बनाया अपना सर्कल। ठीक है, उसके बाद आप लेंगे सेंटर पॉइंट और वहां से बनाएंगे अपना बेस। ठीक है, ये आ गया हमारा बेस। अब पहला एंगल कितना है? 120 डिग्री। कैसे बनाएंगे? तो यहां से स्टार्ट करेंगे। आपका जो कंपास, जो डी है आपका प्रोट्रैक्टर है, उसको आप रखेंगे यहां पे और एंगल मेजर करेंगे। वहां पे वैल्यूज लिखी हैं, उनका यूज करके 120 डिग्री मेजर करेंगे, तो कुछ इतना आना चाहिए। ठीक है, क्या कोई समस्या? नहीं सर, कितना बोला हमने? 120 डिग्री, तो कुछ इतना आना चाहिए। चलिए अगला है 90 डिग्री। अब वो कैसे बनाएंगे? तो जहां पे आपने खत्म किया वहीं से शुरू करना है, वहां पे वापस रखेंगे आप अपना डी और वहां से 90 डिग्री एंगल मेजर करेंगे। तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार आया। ठीक है, ये हो गया कौन सा? नेक्स्ट एंगल 90 डिग्री। आप चाहे तो लिख लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 120 डिग्री,
ये हो गया 90 डिग्री, तो ऐसे आपने बॉक्स बना दिया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 90 है। फिर नेक्स्ट है 60 60 दो बार, ठीक है, तो एक बार 60 डिग्री मान लीजिए यहां पे आया, ठीक है, दूसरी बार 60 डिग्री मान लीजिए यहां पे आया, और जो बचेगा वो है 30 डिग्री। थोड़ा और अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो ये हो गया 60 एक बार, ये 60 दो बार, बचा हुआ हो गया 30 डिग्री। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। एक बार फिर से फाइनल टचेस, लेट्स होप इस बार ज्यादा एक्यूरेट बने। मान लीजिए कुछ इस प्रकार, तो ये है 60, ये भी है 60, और ये हो जाएगा बचा आधा हिस्सा मतलब 30 डिग्री। अब कौन सा किसका आपको वो भी लिखना है, तो ये है आपके स्लीप के लिए, ठीक है, ये है आपके स्कूल के लिए, ये होमवर्क, ये प्ले, और लास्ट में अदर्स के लिए ये वाला OTHER, ठीक है, अदर्स HERS, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पाई चार्ट को बना के संपूर्ण तरीके से बना दिया। फिर से समय बचे तो इसको कलरिंग, पेस्टिंग, पुताई, मेकअप जो करना आप कर सकते हैं, परंतु किंतु यदि आपके पास एग्जाम में समय है तो, अदरवाइज ऐसा लिख के आप छोड़ेंगे तो भी आपके कोई टीचर मार्क्स नहीं काटेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली कलरिंग करेंगे तो आपको फायदा है, लेकिन अगर समय बचेगा तो ऐसा ना इसको कलर करने के चक्कर में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भूल के आ जाओ एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब यहां पे हमें करना है सोच समझ के विचार करके लिखना है, तो थिंक, सोचो, डिस्कस करो, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करो और फिर जवाब लिखिए। चलिए सबसे पहला, Which form of the graph would be appropriate to display the following data? तो यहां पे कुछ टाइप ऑफ डेटा दिए और हमें बताना है इनमें से कौन से में किस टाइप का ग्राफ हमें आसान होगा। अब तक हम लोग कौन कौन से ग्राफ पढ़ चुके हैं, तो हम पिक्टोग्राफ पढ़ चुके हैं, बार ग्राफ पढ़ चुके हैं, हम डबल बार ग्राफ पढ़ चुके हैं और पाई चार्ट पढ़ चुके हैं। तो इनके हिसाब से कौन सा वाला ज्यादा फिट बैठेगा, ठीक है। चलिए यहां पे ईयर वाइज है, ठीक है, कि हर एक ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, 2001 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में और 6 में, अलग अलग साल में कितना प्रोडक्शन हुआ ये आपको बताना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब देखो पहला हिंट जो आपको मिल रहा है वो ये कि यहां पे कहीं टोटल का कॉलम नहीं है, ठीक है, वरना अब तक आपने जितने भी पाई चार्ट के क्वेश्चन देखे हैं वह यहां तो आपको टोटल दिया होता है या आपको टोटल पता होता है, ठीक है। सेकंड, ये प्रोडक्शन है, ठीक है, इसको आप पूरे को बांट नहीं रहे हैं, ठीक है, ये आप हर एक साल का अलग अलग इंडिविजुअल बता रहे हैं। तो इस केस में मेरे हिसाब से जो बार ग्राफ होगा वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको कंपेयर करने में हेल्प कर पाएगा कि किस साल में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। तो किस साल में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है कि 2001 में कितना हुआ, 2 में कितना हुआ, 70, 2003 में कितना हुआ। तो आप ऐसे बड़े बड़े बार्स बना के दिखा सकते हैं किस साल में कितना हुआ प्रोडक्शन और कैसा फ्लो चल रहा है, ठीक है। तो उसमें आप ये भी बता सकते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, क्या पैटर्न है। पाई चार्ट यदि हम इसका बनाएंगे तो हमें वहां पे शायद वो पैटर्न देखने को ना मिले कि हर साल कितना प्रोडक्शन बढ़ या घट रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से यहां पे बार ग्राफ है ज्यादा सुटेबल। अगला, ये मेरे विचार थे, आपके विचार अलग हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में बताइए, हम सोचेंगे इस बारे में। यहां पे आपको बोल रहा है कि लोगों का फेवरेट फूड है फॉर अ फिक्स ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल फिक्स है, उनके बारे में बता रहा है कि कितने लोग हैं, 120 लोग हैं, उनमें से नॉर्थ इंडियन कितनों को चाहिए, 30 को, साउथ इंडियन 40 को, चाइनीज चाहिए 25 को और अदर्स चाहिए 25 को, मतलब गुजराती, मराठी, कोई और टाइप का खाना जो भी होता है अपने पास, ठीक है, बहुत ही लजीज जो डिश होती है सब टाइप के खाने में। तो उसमें से 120 में से ये कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब इसको आपको बनाना है, दिखाना है, ठीक है। तो अब यहां पे आपको पूरे के पूरे ग्रुप के बारे में बताना है, तो आपको टोटल के बारे में बताना है, ठीक है, और टोटल में कौन कितना है, ठीक है। तो टोटल में जब आपको भागीदारी बतानी है, पोर्शन बताना है, रिलेशन बताना है कि किसका कितना पोर्शन है, किसका कितना रिलेशन है, तो कौन सा बेटर होता है, इन दैट केस सर्कल ग्राफ। सर ये कौन सा होता है, अरे भाई पाई चार्ट यार, उसका सर्कल ग्राफ ही तो नाम होता है, भूल गए क्या। तो उसको सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप अलग अलग टाइप के डिश का पोर्शन बता सकते हैं कि इतने परसेंट लोगों को ये पसंद है, इतने परसेंट लोगों को ये पसंद है, ठीक है। अब अगर सिर्फ इतना होता कि 30 लोगों को नॉर्थ इंडियन पसंद है, मान लीजिए ट्रिप जा रही है 120 लोगों की, तो 30 लोगों को नॉर्थ इंडियन पसंद है, तो कोई डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि हम ऑर्डर क्या करें, क्या हम नॉर्थ इंडियन खाएं, क्या हम साउथ इंडियन खाएं।
तो अगर आप ज्यादा ऐसे बताएंगे, रेशन में बताएंगे कि भाई साहब इतने लोगों को नॉर्थ इंडियन पसंद है, तो भाई अच्छा अच्छी क्वांटिटी है तो इतने लोगों के लिए नॉर्थ इंडियन अरेंज करना पड़ेगा, टाइप्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 3 है हमारा, द डेली इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। ठीक है, अब यहां पे हर एक इनकम ग्रुप में कितने लोग हैं ये आपको पता करना है। ठीक है, यहां पे भी टोटल दिया है परंतु किंतु आपको बाकी जानकारी भी देखनी पड़ेगी। अब जैसे यहां पे आपको अगर बताना हो कि सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा किस इनकम ग्रुप में लोग हैं, तो उस केस में यदि आपके पास ऐसा एक डायग्राम होगा जिसमें ऐसे बिल्डिंग बनी है, तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ी बिल्डिंग किसकी है, उसी में आप आसानी से बता सकते हैं कि देखिए यहां पे इसका इतना कंट्रीब्यूशन है, इतनी इनकम है। तो मेरे हिसाब से यहां पे भी बार ग्राफ ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि बार ग्राफ में आप किसी का पोर्शन नहीं बता रहे। ठीक है, यहां पे आप आसानी से बता सकते हैं कितने लोगों का कितना शेयर है। इनफैक्ट यहां पे तो हिस्टोग्राम जैसा कुछ बनाएंगे तो भी हमारे लिए आसान, तो भी हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, हिस्टोग्राम आपने पढ़ा है या नहीं ये आपको सोचना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अगले वीडियो में इसको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज हिस्टोग्राम बनाएंगे तो यहां पे ज्यादा बेटर होगा। एक तरीके से बार ग्राफ ही बनाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से यहां पे शायद पाई चार्ट उतना अच्छा ना लगे। ठीक है, यहां पे क्योंकि हमें बताना ही नहीं है ना कि किसका किससे क्या संबंध है। ठीक है, हमें सिर्फ ये बताना भाई किस इनकम ग्रुप में कितने लोग हैं। तो कल को अगर किसी को देखना होगा कि भाई 200 से 225 में कितने लोग हैं, तो भाई 125 लोग हैं, सीधे सीधे आप टावर देख लोगे। अब उनको इस बात से तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि टोटल में से इतनी जनसंख्या कितनी है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कितने लोगों को मिल रहा है ये जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पे बार ग्राफ या हिस्टोग्राम ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू पाई चार्ट। ठीक है, चलिए अब हम आ गए हमारे एक्सरसाइज 5.1 पे, जिसका पहला सवाल 5.2 पे, जिसका पहला सवाल है हमारे पास कि अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। एक शहर में सर्वे हुआ कि किसको किस टाइप का म्यूजिक पसंद है। ठीक है, अब एडजॉइनिंग पाई चार्ट, ये जो बाजू में पाई चार्ट है, वो बता रहा है कि भाई किसको कौन सा पसंद है, और इस जानकारी के हिसाब से आपको ये समस्या, ये जो सवाल दिए हमें इन्हें सुलझाना है। पहला सवाल, if 20 people liked classical music, how many young people were surveyed? ठीक है, अब 20 people liked classical, तो क्लासिकल के कितने लोग हैं, 20 लोग हैं as per the question। ठीक है, तो व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, कितने पीपल है, तो पीपल है 20, तो पीपल हो गए 20। परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज है उसका 10। अब इस दोनों जानकारी का उपयोग करके आपको बताना है कितने लोगों का सर्वे हुआ था। अच्छा एक बात बताओ, ये 10% आया कैसे होगा? सर परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितना हिस्सा आपका है, जितना हिस्सा आपका है डिवाइडेड बाय टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल जिसको मैं टी लिख रहा हूं, इनटू जब हम 100 करते हैं तो हमें परसेंटेज मिल जाता है। क्या ये मैंने करेक्ट बोला? हमारा हिस्सा डिवाइड बाय टोटल इनटू 100 गिव्स अस परसेंटेज। यस सर। अब जरा यहां ध्यान दें, तो अगर 20 अपॉन टोटल को क्या मैं 10 अपॉन 100 के बराबर लिख सकता हूं? सर कैसे? ये 100 यहां मल्टीप्लाई कर रहा था, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड करेगा। यस सर। अब यहां पे देखो ये टोटल है तो टी लिखा है मैंने, कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कितना बचेगा, 1/10 बचेगा। तो अब मेरे पास क्या बचा, तो 20 अपॉन टी इज इक्वल टू 1/10। क्या करोगे सर? 10 यहां डिवाइड कर रहा है, साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेगा, और t यहां डिवाइड कर रहा है, साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेगा, जिसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब 20 इंटू 100 करो कितना होगा, 200। t इंटू 1 करो कितना होगा, t होगा। टोटल हो जाएगा कितना, 200 व्यक्ति। तो टोटल कितने लोगों का सर्वे हुआ था? सर 200 मनुष्यों का सर्वे हुआ था। कितने? 200 मनुष्य का सर्वे हुआ था। कैसे किया हमने कैलकुलेशन? सिंपल परसेंटेज फॉर्मूला का एप्लीकेशन, कि जितने लोग किसके लिए हैं, म्यूजिक के लिए, डिवाइड बाय टोटल इनटू 100 गिव्स यू परसेंटेज। उसके बाद सारा गणित का उपयोग करके हमने टोटल निकाले 200 व्यक्ति। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर।
चलिए अगला प्रश्न, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम पीपल। अब जो म्यूजिक सबसे ज्यादा पसंद आ रहा होगा उसका हिस्सा भी सबसे ज्यादा होगा। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा हिस्सा मुझे दिख रहा है लाइट म्यूजिक का, जो कि है 40%। कितना है? 40% है किसका? लाइट म्यूजिक का सबसे बड़ा हिस्सा। बाकी से 30, 20, 10, तो सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? लाइट म्यूजिक का। इसीलिए उसी टाइप का म्यूजिक लोगों को पसंद आ रहा है, तभी तो उन्होंने वोट किया, नहीं तो वोट क्यों करेंगे? ठीक है, तभी तो उन्होंने सर्वे में बोला कि भाई साहब हमें लाइट म्यूजिक पसंद है। तो सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है लोगों को? लाइट म्यूजिक। अब इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CD, ठीक है, अगर एक कैसेट कंपनी 1000 CD बना रही है, हाउ मेनी ईच टाइप वुड दे मेक। तो अब क्या बोल रहे हैं, देखो टोटल 1000 CD बननी है, ठीक है, इसमें से किस टाइप की कितनी सीडी बननी चाहिए वो आपको बताना है। तो भाई 1000 सीडी में से 40% लोग कौन सी सीडी मांगेंगे? लाइट म्यूजिक वाली। तो 1000 का 40% किसको मिलना चाहिए? लाइट वालों को। 1000 का 30% किसका मिलना चाहिए? वो लोगों को जिनको फोक म्यूजिक पसंद। तो आती दुकान में क्या बोलेंगे? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, खाली फोक म्यूजिक की सीडी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? 30 सीडी होनी चाहिए फोक म्यूजिक की, कैसेट होनी चाहिए, सॉरी, ठीक है, कैसेट की सीडी। चलिए, क्लासिकल के कितने? 10%, तो सेमी क्लासिकल के कितने? 20%। तो अब कैसे निकालेंगे सर? 40% चाहिए किसका? 1000 सीडीज का। तो 40% ऑफ 1000, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। यहां पे आप कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल, यहां पे भी 2 0 कैंसिल, तो आपको मिलेगा 40 × 10 मतलब 400 सीडीज बनेंगी किसकी? लाइट म्यूजिक की, ठीक है। उसके बाद फोक के लिए कितना है? तो फोक लाइट के लिए लिखा हमने 400, लाइट के लिए 30% मतलब 30/100, फिर से वही 0 0 कैंसिल, तो 2 zeros कैंसिल हो गए, आपके पास बचेगा 30 × 10 मतलब 300 सीडीज होंगी फोक म्यूजिक की। इसके बाद 10% है क्लासिकल, तो 10/100 बिल्कुल ही इजी कैलकुलेशन, इंटू 1000, ये दोनों जीरोस हो गए कैंसिल, 10 × 10 हो जाएगा 100 सीडीज बनेंगी क्लासिकल की, ठीक है। और लास्ट में सेमी क्लासिकल है 20%, तो वो मैं यहां कैलकुलेट कर रहा हूं, तो 20/100 20% ऑफ 1000, तो 0 zeros कैंसिल, 20 × 10 हो जाएगा 200 सीडीज, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति के चॉइस को ध्यान में रखते हुए इतनी सीडियां बनेंगी अलग अलग टाइप के म्यूजिक की। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तीनों क्वेश्चन हमने कर दिए सॉल्व। चलिए यहां पे होती है स्क्रीन क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। दूसरा सवाल है हमारा, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल, 360 लोगों का ग्रुप है, उनको बोला गया कि भाई आपको वोट करना है कौन सा सीजन आपको सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है, बिटवीन रेनी, विंटर एंड समर सीजन, ठीक है। विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट? देख के बताइए किस सीजन को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं? सर 150 मिले हैं विंटर को, तो विंटर होगा हमारा उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न, द फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर का आपको एंगल बताना है। कैसा एंगल कैलकुलेट करोगे? सर 90 है हमारे पहले वाले सीजन का, किसका? समर का। टोटल है कितना? सर टोटल है कितने व्यक्ति? 360, तो 90 व्यक्तियों का है समर और टोटल है 360, तो ये तो हो गया हमारा कैलकुलेशन। इसको करना अब एंगल में कन्वर्ट, तो इनटू करना पड़ेगा 360 से, सीधे सीधे 360 कैंसर, आपका आंसर आएगा 90 डिग्री। मतलब सेंटर एंगल कितना होगा? सेंट्रल एंगल का मतलब है सेंटर में एंगल, मतलब जो एंगल बनता है बीच में अलग अलग का सबका, तो कितना होगा? 90। ऐसे ही 90 डिग्री है, तो यहां मैं एंगल के लिए लिख रहा हूं कि एंगल कितना है, तो 90। अब जब आप रेनी को कैलकुलेट करेंगे तो 120/360 × 360, वहां पे भी सेम कैंसिल होता है। अगर यहां पे 90 की जगह मैं लिख दूं 120, तो आपका आंसर कितना आएगा? 120 डिग्री। ऐसे ही 150 वाले के लिए 150 डिग्री, क्योंकि यहां पे जनता की संख्या मतलब लोगों की संख्या और एंगल का वैल्यू बराबर है, इसीलिए ऐसा हुआ। हर बार ऐसा नहीं होता है। यहां पे क्या हुआ? एंगल और लोगों की संख्या बराबर है, टोटल लोगों की,
इसीलिए वो कैंसिल होकर एंगल आ गए, वरना हर बार ऐसे नहीं आते। इसका पाई चार्ट कैसे बनाओगे सर? बहुत आसान है, एक गोल चक्रा लीजिए, एक सेंटर लीजिए, वहां से शुरू कीजिए हमारा प्रोसेस। तो पहला एंगल कितना है? 150 डिग्री, सबसे बड़ा पहले बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपका मैक्सिमम काम कवर हो जाए। तो 150 डिग्री कुछ यूं बनेगा, मान लीजिए इधर कहीं, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट चाहिए कितना? तो 120 डिग्री, नहीं नेक्स्ट 120 और 90 है, तो 120 बनाना है तो मान लीजिए यहां कहीं बना दिया आपने, या ये थोड़ा कम पड़ेगा क्योंकि ये 90 से ज्यादा लग रहा है, तो 150 को थोड़ा और शिफ्ट करते हैं। तो ये हमने किया 150, ठीक है, और यूं कर दिया हमने 120, तो ये हो गया 90। तो ये 90, इसको बोलते हैं सेंटर एंगल, मतलब सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, जिसकी वजह से आपके हर एक हिस्से का साइज डिसाइड होता है, ठीक है। ये हमने बना दिया पाई चार्ट। तो यहां पे हम कर रहे हैं स्क्रीन को क्लियर एंड हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 3 है हमारा कि ड्रॉ अ पाई चार्ट यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको जो जानकारी दी है उसका यूज करके आपको पाई चार्ट बनाना है। अलग अलग रंग दिए हैं और हर एक रंग को कितने लोगों ने पसंद किया वो बताया है, और आपको पाई चार्ट बना के इसको दिखाना है, ठीक है। चलिए, तो 18 कैसे यूज करेंगे हम इसको? सर सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि 18 है हमारे पहले रंग का हिस्सा, बिल्कुल ठीक। टोटल है 36, यस सर, और इनटू कर देंगे 360, क्योंकि इस न्यूमेरिक वैल्यू को एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 18 वन जा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 36 वन जा और 36 टेन जा हो जाएगा कैंसिल, तो 18 टेन जा हो जाएगा 180। अच्छा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, ये 36 और 360 सब में कैंसिल हो जाएंगे, तो हर एक का एंगल कितना हो जाएगा? इसका हुआ 180, इसमें भी वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30, और एंगल हो जाएगा टोटल 360 डिग्री। यहां पे हमने क्या किया? बिना कैलकुलेशन किए आसानी से पहले ही कैलकुलेशन में जज कर लिया कि क्या हमारा प्रोसेस चल रहा है, कैलकुलेशन का क्या ट्रिक है, और हिसाब से सारे एंगल निकाल दिए। अब क्या करना है? अब तो सिंपल है, बनाइए गोला और शुरू कीजिए काम। तो ये सेंटर पॉइंट मान लीजिए हमारा, ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट किया। पहला एंगल है 180 डिग्री, मतलब बिल्कुल सीधा, तो ये हो गया 180 डिग्री। दूसरा एंगल कितना है? 90 है, मतलब ऐसे में सीधा, तो ये हो गया कितना? 90। फिर है 60 और 30, तो मान लीजिए ऐसा कुछ, ये हो गया 60 और ये हो गया 30। चलिए, ये भी हमने कर दिया है खत्म बहुत ही जल्द, कोई समस्या नहीं आई है यहाँ पे इस सवाल को खत्म करने में। हाँ, कैलकुलेशन करते समय ऐसी ट्रिक अगर आपको कोई आ रही है तो आप उसको बिल्कुल उपयोग कीजिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको सारा कैलकुलेशन दिखाना है, बस आपको एंगल वैल्यू दिखानी है। तो वहां पे लिख सकते हैं कि ब्लू का एंगल कितना है, ग्रीन का कितना है, रेड का कितना है, येलो कितना है और टोटल कितना है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका पाई चार्ट। ब्लू वाले को चाहे तो ब्लू कलर कर देना, ग्रीन को ग्रीन, रेड को रेड, येलो को येलो, वो आपकी मर्जी है। चलिए, स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 4 है हमारा कि यहां पे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिए इन टर्म्स ऑफ पाई चार्ट, ठीक है। तो आपके 4-5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट है, और जोड़ जाड़ के इन सब में आपको कितने मार्क्स मिले हैं? 540, ठीक है। अब इस जानकारी के हिसाब से आपको बताना है कि इन सवालों का जवाब क्या होगा। पहला सवाल है आपके लिए कि किस सब्जेक्ट में उसको 105 मार्क्स मिले हैं? 105 मार्क्स मिले हैं, यस सर, ठीक है। कितने में से? 540 में से। अब इसको हमारे जो एंगल्स हैं, जो हमारे जो वो है मार्क्स हैं, वो किस में है? वो डिग्री के फॉर्म में है। तो इन नंबरों को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो सर डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए 360 से, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे, जो भी आंसर आएगा डिग्री में उसे गिवन वैल्यू से मैच करके हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 18 2 जा होता है 36, 18 3 जा है 54, ठीक है, और 3 और 105 होते हैं कैंसिल, तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 35 इंटू 2 मतलब हो गया 70 डिग्री। वह सब्जेक्ट जिसमें व्यक्ति के 70 मार्क्स, 70 डिग्री का है मार्क्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिग्री, जिसमें है उसने 70 डिग्री है जिसका, उस सब्जेक्ट में उन्हें 105 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो फिर से एक बार, जिस सब्जेक्ट में उनका एंगल 70 डिग्री है
उस सब्जेक्ट में उनको 105 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे हिंदी जो सब्जेक्ट है वहां पे उनको 70 डिग्री मिले हैं, तो मतलब 105 मार्क्स के सब्जेक्ट में आए हैं। तो जवाब क्या होगा हमारा हिंदी। हिंदी में व्यक्ति को कितने मार्क्स मिले हैं 105 मार्क्स, और कैसे हमने जज किया डिग्री में कन्वर्ट करने पे क्या वैल्यू आ रही है उस हिसाब से। चलिए ये याद रखना, आगे शायद काम आ जाएगा कि हिंदी में कितने मार्क्स हैं 105। चलिए अगला प्रश्न, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। अब देखो यहां पे काम आ गया, आपको बताना है मैथ्स में कितने ज्यादा मिले। आपको कैसे पता मैथ्स में ज्यादा मिले? अरे भैया देखिए 70 डिग्री है हिंदी में, 90 है मैथ्स में, डिग्री ज्यादा मतलब मार्क्स ज्यादा होंगे तभी तो डिग्री ज्यादा है। तो अब आपको बताना है कि मैथ्स के मार्क्स हिंदी के मार्क्स से कितने ज्यादा हैं। तो मैथ्स के मार्क्स तो हमें निकालने पड़ेंगे, हिंदी के मार्क्स हमें पता है कितने हैं 105। अच्छा मैथ्स के मार्क्स निकालेंगे कैसे? सर मैथ्स के जितने भी मार्क्स हैं उसको जब हमने 540 से डिवाइड किया होगा और फिर 360 से गुणा किया होगा तो उसका हमें एंगल वैल्यू मिला होगा, मतलब कितना 90 डिग्री। ठीक है, क्या बोला मैंने? मैथ्स के जितने भी मार्क्स आए थे, हमें नहीं पता कितने, जितने भी मार्क्स आए हैं उन्हें 540 से डिवाइड करके 540 से भाग करके जब हमने 360 से गुणा किया होगा ताकि हम उसको एंगल में कन्वर्ट कर सके, एंगल में बदल सके, तो हमें 90 डिग्री मिला है। अब इसको सॉल्व करके शायद मैं मैथ्स के मार्क्स पता लगा पाऊं। तो मैथ्स के मार्क्स अपॉन 540 मतलब डिवाइड बाय 540, ये 360 यहां खाली पड़ा है, इसको मैं इस तरफ भेज रहा हूं, कितना हो जाएगा? यहां कर रहा था मल्टीप्लाई, साइड चेंज करेगा डिवाइड, तो 90 और 360 कैंसिल, आपका बचेगा 1/4। अब ये जो 540 है वो नीचे क्या कर रहा है डिवाइड, साइड चेंज करेगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो मैथ्स के मार्क्स हो गए 540 अपॉन 40, क्योंकि 1 इंटू 540 करोगे तो आपका आंसर तो 540 ही आएगा। इसको कीजिए कैंसिल, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड कितना बचेगा 4 5 जा 20, 135 होंगे गणित में उनके अंक। एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 135 इंटू 4 करने पे तो 100 इंटू 4, हाँ ठीक है करेक्ट है। तो कितना 135 है गणित के अंक, 100 है आपके उसके 105 है हिंदी के अंक। तो डिफरेंस कितना है, हाउ मेनी मोर, तो डिफरेंस कुछ यूं निकालेंगे, दोनों के मार्क्स को कर देंगे माइनस, तो 135 माइनस 105, तो डिफरेंस आपका कितना 5 और 5 कैंसिल, 3 में से 0 गया, 3 और 1 में से 1 गया तो 0। 30 मार्क्स का अंतर है, कितने ज्यादा है 30 मोर मार्क्स, कितने ज्यादा 30 अंक ज्यादा है उनके गणित में हिंदी के मुकाबले। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए तो यह हमारा सवाल भी होता है, सॉल्व स्क्रीन करेंगे क्लियर। अगला प्रश्न देख लीजिए, सवाल क्रमांक 3 है हमारा, एग्जामिन द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आपको सोशल साइंस, मैथमेटिक्स जिसमें हमारे 135 मार्क्स हमने अभी निकाला है, ठीक है, इज मोर देन साइंस एंड हिंदी, तो हमें साइंस के मार्क्स भी निकालने पड़ेंगे और हिंदी के मार्क्स हमें पता है कितने। तो हिंदी के मार्क्स में सिर्फ H लिख के लिख देता हूं कि हिंदी के मार्क्स कितने हैं, तो हिंदी के मार्क्स हैं 105। चलिए तो पहले सोशल साइंस और साइंस के मार्क्स निकाल लें। अब सोशल साइंस में एंगल कितना है 65 डिग्री, ये एंगल आया कैसे होगा सर, जितने भी मार्क्स होंगे सोशल साइंस में, तो मैं SS लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, उनको 540 से भाग किया होगा, 540 में कितना हिस्सा है उनका, कितना पोर्शन है वो निकाला होगा, और उसको एंगल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि सर्कल को सिर्फ एंगल की भाषा समझ आती है, 360 से मल्टीप्लाई करके जवाब निकाला गया 65 डिग्री। कितना 65 डिग्री। चलिए अब सॉल्व करेंगे इसको, तो SS अपॉन 540 हो जाएगा 65 अपॉन 360 के बराबर। क्या कोई शंका? नहीं सर। क्या 65 और 360 कैंसिल हो रहे हैं? नहीं सर। 5 से होंगे तो 5 से कर देते हैं, तो 5 1 जा 5, ठीक है, 5 3 जा 15 है ना, और नीचे कितना सर 5 7 जा 35, बिल्कुल ठीक, और कितना बचेगा सर 10, तो 5 2 जा 10, ठीक है। चलिए तो SS हो जाएगा हमारा ये 13 अपॉन 72 इन 2, ये 540 डिवाइड कर रहा है, साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां आ जाएगा 540।
अब जरा 72 इंटू एक काम कीजिए 5 कीजिए, कितना आएगा? नहीं, 72 इंटू 10 करेंगे तो भी नहीं। चलिए देखते हैं कैसे कैंसिल हो रहा है। किससे कैंसिल करें? 8 से। 18 फोर जा कितना होता है? 18 फोर जा होता है 8 4 32, 2 यहां 3 ऊपर, 4 1 4 72, तो 18 फोर जा, तो 18 फोर जा होता है 72 एंड 18 थ्री जा होता है कितना? 54, तो ये जाएगा 30, है ना। और कैंसिल करेंगे आप इसको तो 2 से, और ये 15, तो 13 इंटू 15 अपॉन 2 करने पे हमें सोशल साइंस के मार्क्स मिलेंगे। चलिए करिए 13 इंटू 52, 13 इंटू 15 करेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 15, 5 3 जा 15, 1 ऊपर, 5 1 जा 5, ठीक है, और साथ में यहां पे आएगा 13, तो 5 5 और 3 8, 185। 185 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, और 92.5 आना चाहिए आपका सोशल साइंस के मार्क्स। तो 92.5 है सोशल साइंस के मार्क्स। चलिए ये तो हो गया एसएस का। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन क्लियर करके आ रहा हूं किसकी तरफ? तो हम आ रहे हैं अब साइंस की तरफ, ठीक है। ये कैलकुलेशन हमने कर लिया है। चलिए अब हम निकालेंगे किसके मार्क्स? साइंस के मार्क्स। तो साइंस का एंगल कितना है? 80 डिग्री है। तो साइंस के जितने भी मार्क्स थे उसको हमने किया पहले 540 से डिवाइड, ताकि हम हिस्सा निकाल सकें कितना होगा, और उसे एंगल में कन्वर्ट करने के लिए 360 से मल्टीप्लाई करके यहां हमारा जवाब आया 80 डिग्री। चलिए तो साइंस अपॉन 540 ये बराबर होगा किसके? तो 80 अपॉन 360, कैंसिल किया आपने 0 से 0, 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा कितने जा? 4 9 जा 36, ठीक है, 4 9 जा 36। अब यहां पे साइंस के मार्क्स कैसे निकालेंगे? तो 2 अपॉन 9 इंटू 540, 2 अपॉन 9 इंटू कितना? 540, तो 9 से कैंसिल होगा, 9 6 जा कितना सर? 9 6 जा होगा 54, ठीक है, और ये हो जाएगा 60, तो 6 2 जा 12, तो साइंस के मार्क्स होने चाहिए 120। कितने? 120। चलिए तो साइंस के मार्क्स होगा 120। अब आपको बताना है एग्जामिन वेदर किसमें ज्यादा मार्क्स मिले, सोशल और मैथ्स में या फिर किसमें? साइंस और हिंदी में। तो सोशल और मैथ्स के मार्क्स जोड़िए, तो 92.5 प्लस 135, तो सोशल और मैथ्स जोड़ के हो जाएगा कितना? 92.5, ऐसे लिख लो 135 प्लस 92.5, तो ये 0.5 एज इट इज, 5 और 2 7, 13 और 9 हो जाएगा 22, 227.5। तो सोशल सॉरी मैथ्स सोशल। अब यहां पे साइंस और हिंदी जोड़िए, तो साइंस हिंदी को जब आप जोड़ेंगे तो 120 और 105, 5 और ये 2 और 225, तो इनके मार्क्स किसके? सोशल के और मैथ्स के जोड़ने पर, सोशल के और मैथ्स के जोड़ने पर, साइंस और हिंदी के जोड़ने पर जो रिजल्ट आ रहा है उन दोनों में से किसके मार्क्स ज्यादा हैं? सोशल और मैथ्स के ज्यादा हैं। कितने से ज्यादा हैं? तो आप अगर ऐसे लिखेंगे 2.5 ज्यादा होंगे, और कितने ज्यादा है? 2.5 से ज्यादा है। क्या ये आपको ये समझ में आया? यस सर। तो पहले आपने जो 2 पता थे उनको लिखा, फिर आपने 2 और के बारे में पता लगाया, फिर जिन सब्जेक्ट को साथ में लिखना था उनको साथ में जोड़ा, और बाकी दोनों को साथ में जोड़ के फिर कंपेयर किया, तो इनके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। कितने से? 2.5 से, ठीक है। आप माइनस करके देखें 2.5 आएगा, तो किसका सम ज्यादा है? सोशल और मैथ्स का ज्यादा है। तो ये सवाल होता है हमारा सॉल्व। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सवाल क्रमांक 5 है हमारा, कि यहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट दिए हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, एक हॉस्टल में कौन कौन सी भाषा बोल सकते हैं लोग, उसके बारे में आपको जानकारी दी है। आपको इसका पाई चार्ट बनाना है। आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टोटल कितना है? 72। कैसे निकालोगे? तो सर 40 डिवाइड बाय 72 इंटू 360 करना पड़ेगा। अब यहां पे जब आप 72 इंटू 5 करते हो ना, आपको मिलता है 360। करके देखो, 5 2 जा 10 एंड 7 5 25 प्लस 1 10, तो 360 आएगा 72 इंटू 5 करने पे। तो 72 5 जा होता है कितना? 360। तो 40 इंटू 5 करोगे तो एंगल कितना बनेगा? 200 डिग्री बनेगा।
यहीं पे आपको ट्रिक मिल जाती है कि आपको एंगल निकालने के लिए हर एक में 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 इंटू 5 करोगे तो 60, 9 इंटू 5 करोगे तो 45, 7 इंटू 5 करोगे तो 35 और 4 इंटू 5 करोगे तो 20। और आप चाहें तो जोड़ के देख लीजिए, आपको आंसर कितना मिलेगा, 360 ही मिलेगा। तो 45 और 35 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 80, 80 और 20 हो जाएगा 100, 100 और 200 हो जाएगा 300, 300 और 60 जोड़ेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो कैलकुलेशन एक का किया पर ट्रिक का यूज करके सारे एंगल्स निकाल दिए। आप एग्जाम में क्या करेंगे, आप एग्जाम में कैलकुलेशन चाहे तो रफ वर्क में करके यहां लिख सकते हैं एक और कॉलम ऐड करके कि एंगल्स, तो फिर आप यहां पे एंगल अच्छे से लिख देना कि 260, 45, 35, 20 और टोटल हो जाएगा 360। तो यहां पे एंगल्स ऐसे दर्शा सकते हैं। अब खाली इसको बनाना है और फिर आगे बढ़ जाना है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, पहले बनाएंगे एक गोला, चलिए फिर लेंगे एक स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। पहला एंगल ही कितना है, 200 डिग्री है, तो सीधा आते हैं तो 180 होता है, उससे भी 20 ज्यादा। अब ये मापेंगे कैसे, देखो दो तरीके, या तो इसको छोड़ के बाकी सारे मेजर कर लो, जो बचेगा वो अपने आप इसके बराबर होगा, ये भी ठीक है। दूसरा, आप पहले पूरा 180 मेजर कीजिए, फिर उसके बाद वापस यहां पे स्टार्ट करके 20 डिग्री और मेजर कीजिए तो आपको 200 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, मैं कर रहा हूं दूसरा मेथड जहां पे मैं बाकी सारे एंगल बना दूंगा, जो बचेगा वो इनका 200 डिग्री, क्योंकि बाकी सारे तो कवर हो जाएंगे और पूरा हो रहा है कवर, तो ऑब्वियस सी बात है जो लास्ट में बचेगा वो इनका ही होगा। तो पहला एंगल 20 डिग्री एकदम छोटा सा यहां बना दिया, ठीक है, और कम करना है और कम कर लो। चलिए दूसरा एंगल 35 डिग्री, तो मान लीजिए यहां कहीं आ गया, ठीक है, अगर ये भी ज्यादा तो थोड़ा और कम कर लीजिए। चलिए उसके बाद तीसरा एंगल 45 डिग्री, तो मान लीजिए करीब करीब यहां पे आ गया, ठीक है। चौथा एंगल 60 डिग्री, मान लीजिए यहां कहीं आ गया, और जो बचा है वो पूरा कितना हो गया, 200 डिग्री हो गया। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। अगर मैं इसको और कम कर दूं तो ये 20, 35, 45, तो एकदम बारीक सा हो जाएगा। 20 और कम कर दो, 10 डिग्री, 20 डिग्री। चलिए ये हो गया हमारा 35 डिग्री, फिर 45 डिग्री इतना बना दिया थोड़ा बड़ा, और ये हो गया 60 डिग्री, बचा हुआ हो गया 120। तो ये हो गया 45 और ये हो गया 60, मान लीजिए, बचा कितना, ये हो गया 200 डिग्री, 180 से भी ज्यादा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारे कौन से, ये हमारे बंगाली भाई हो गए, ये हमारे तमिल बोलने वाले लोग हो गए, ये मराठी हो गए, यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले हो गए, और बचे हुए पूरे हो गए हिंदी बोलने वाले मनुष्य। चलिए ठीक है, इसका भी पांचवा हमने बना दिया है। एंगल शायद मेरे 19-20 हो, लेकिन आप सही से बना लेना। आई थिंक ये ज्यादा बना है, वो मुझे लग रहा है ऐसा, तो आप देख लेना एक बार जैसा आपको ठीक लगे। क्या सारे एंगल सही बनने चाहिए और नीट बनना चाहिए। ठीक है, एंगल कैलकुलेशन में मैंने ट्रिक भी बता दी कि अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो ट्रिक को यूज करके सारे एंगल में लगा लो। ठीक है, एंड अपना जवाब पा लेना। और एक और चीज, अगर उदाहरण के तौर पे इसी में अगर मैं ऐसे कुछ करता 70 अब 40/72 इंटू 360, और मैं ये 40 और 72 को कैंसिल करके कुछ नंबर निकालता, उसको मैं सबसे मल्टीप्लाई करता, तो शायद गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि जब भी आप ये पैटर्न या ट्रिक यूज करते हैं, ये हमेशा डिनोमिनेटर और ये 360 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि ये एंगल तो हमेशा चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो ट्रिक जो फिक्स होता है उसके बारे में होती है। तो यहां पे डिनोमिनेटर और 70, डिनोमिनेटर क्या था, 72 था, तो 72 और 360 में ट्रिक बनी, तब मैंने उसको यूज किया। ठीक है, ये ध्यान रखना, वरना अक्सर क्या करते हैं लोग कि जो पहले में आया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को नहीं लेना, पहले तो न्यूमरेटर को छोड़ दो अलग से, पहले डिनोमिनेटर और जो आपका 360 है उन दोनों के बीच में अगर कुछ ट्रिक लग रही है, कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ ऐसा नंबर आ रहा है जो कि सब में आएगा, तो फिर आप उसको आगे बढ़ाइए, अन्यथा मत बढ़ाइए। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। तो ये होती है स्क्रीन हमारी क्लियर, एंड हम मूव करेंगे अहेड। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे हो जाती है खत्म। हमने इस पूरे वीडियो में क्या सीखा वो हम बाद में बात करेंगे। पहले आपके लिए कुछ जरूरी जानकारी कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुल्ली फंक्शनल है, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। और न सिर्फ
एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, बल्कि आप यहाँ पे हमारी जो एग्जाम्पलर टेक्स्ट बुक्स हैं जिसमें आप बहुत सारा कंटेंट पढ़ते हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाती हैं, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक क्लास की, लाइक 6, 7, 8, 9 सबकी, मैथ साइंस सबकी एग्जाम्पल्स हम लोग आपको प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्लास 8 की आपको दिख रही है, क्लास 8 की मैथ्स की जो है वो भी आपको मैं ही आपके लिए बना रहा हूं, तो वो भी आप देख सकते हैं, आसानी से आपके लिए अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे और यहाँ पे भी, ठीक है। इसमें अपडेटेड नहीं है परंतु आपको दिख जाएगी वहां पे। अब हम लोग करते क्या है, तो हम लोग क्लास वाइज वीडियोस जब बनाते हैं तो क्लास के अंदर भी चैप्टर वाइज आपके हर एक वीडियोस को बाइफरकेट करके, हर एक टैब को बाइफरकेट करके आपके लिए इजीली अवेलेबल कराते हैं कि यदि आप कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो उसी पे फोकस करें, सारे वीडियोस आपको ना देखने पड़े। चैप्टर के अंदर भी हम वीडियोस को तोड़ देते हैं इन शॉर्टर फॉर्मेट्स, ताकि आप अपने एग्जाम के हिसाब से, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से, अपनी तैयारी के हिसाब से चीजों को पढ़ पाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप जब वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से वीडियो खुल जाता है, जैसा कि ठीक यूट्यूब में होता है, एग्जैक्टली सेम है, बल्कि यहाँ तो एडवर्टाइजमेंट भी कम आते हैं, तो डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस भी कम हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अ वीडियो। तो इस वीडियो में हमने पाई चार्ट्स को बनाना, उन्हें उनसे आंसर्स निकालना, उनसे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा एंड उनकी प्रैक्टिस की, ठीक है। पाई चार्ट का एक और नाम सर्कल ग्राफ भी है, जो कि कई बार यूज किया जाता है, तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, इन सारे क्वेश्चंस को जो हमने अभी वीडियो के साथ सॉल्व किए उसको एक बार खुद से भी सॉल्व करें अलग से, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अगले वीडियो में हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर को कंप्लीट करने की ओर अग्रसर होंगे। आगे आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर, क्योंकि ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। रेगुलरली पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स कभी भी आ जाते हैं, तो उनमें अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू।